नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट जिसका नाम है फिटनेस मंत्रा, क्योंकि फिटनेस की बात हर रोज़ हम आपसे करते हैं। हम चाहते हैं कि आप फिट रहें। हर रोज़ हम आपको थोड़ा थोड़ा रोज़ पुश करते हैं ताकि आप फिटनेस के प्रति थोड़े से और जागरूक हो जाएं और थोड़े से और ज़्यादा सतर्क हो जाएं अपने स्वास्थ्य के लिए। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है खास आज के फिटनेस मंत्रा में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम आहना प्रीतम और आप देख रहे हैं दूरदर्शन। आज हम आए हैं पटना के एक पार्क में और यहाँ चारों तरफ लोग योगा और मेडिटेशन करते नजर आ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इन लोगों से और जानते हैं कि योगा का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। हेल्थ के लिए, अच्छा फिटनेस के लिए करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए हम लोग आते हैं करने के लिए कि बॉडी फिट रहे, एक्टिव रहे। योग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उससे हमारे शरीर के बहुत से विकास होते हैं और बहुत से बीमारियों से हम दूर रहेंगे। ठीक है ना। उससे कि एजिंग जो हमारा जो एज बढ़ता है वो हमारा शॉर्ट हो जाएगा। और योग से बहुत सा एनर्जेटिक हमेशा हम रहेंगे। और जो सुबह में अगर योग कर लेते हैं तो दिन भर हमारा पूरी तरह से बॉडी हमारा एनर्जेटिक रहेंगे। हमें योगा हमारे ज़िंदगी का एक पार्ट है जिसे हमें डेली फॉलो करना है और 1 घंटा अपने लिए हर दिन निकालना है। इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं और एक्सरसाइज वगैरह योगा करते हैं। सुबह में उठने पे तो काफ़ी असकत लगता है, लेकिन पार्क में आने के बाद टहलना अच्छा लगता है, काफ़ी एनर्जी महसूस होता है। योगा माइंड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आज के डेट में काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ है और उसमें आपको योगा बहुत आपको कोऑपरेट करता है, बहुत उसको इंक्लूड करना चाहिए अपने लाइफ में। और एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है फिटनेस रहने के लिए। आज के डेट में इतना पोल्यूशन, इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, उसमें अपने आप को फिट रखने के लिए आपको दोनों चीज़ों को सहारा लेना पड़ता है। माइंड के लिए आपको योगा एंड फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल फिटनेस के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको आज का ये प्रोग्राम इंस्पायरिंग लगा हो। आज हमने इतने सारे लोगों से बात की और योगा का इम्पोर्टेंस क्या है ये हमने आज जाना है। मैं हूँ आहना प्रीतम और जाते जाते ये याद रखिएगा कि योगा सिर्फ एक रूटीन का पार्ट नहीं है, ये आपका एक लाइफस्टाइल है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जी हाँ, तो हमारी को एंकर आहाना पटना के अलग अलग पार्क्स में जा रही हैं और जाकर ये पता कर रही हैं कि वाकई लोग फिटनेस को लेकर के कितने जागरूक हैं और वाकई क्या वो पार्क्स में आकर के गप्पे तो नहीं लगा रहे हैं, कहीं वो कुछ ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। यानी सुबह जब आप उठे हैं, आप निकले हैं अपने घर से मॉर्निंग वॉक करने के लिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ गप्पे लगा रहे हैं। ये मत कीजिए। अगर आप वॉक करने गए हैं या फिर एक्सरसाइज करने गए हैं तो डेडिकेटेड होकर के करिए। और एक ब्रिस्क वॉक तो बहुत ज़रूरी है आपके, हमारे, हम सभी के स्वास्थ्य के लिए, तो उसका ख्याल रखिए। कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और आपसे उस दिन का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी जो दिन शायद कोई भारतीय भूल नहीं सकता है। जी हाँ, 22 अप्रैल को पहलगाम में जो घटना हुई, उसके बाद देश में जिस तरीके की भावना लोगों
के अंदर नजर आई वो अतुलनीय है, वो अद्वितीय है। जिस तरीके से सेना खड़ी मिली, जिस तरीके से सरकार ने इस तरफ कड़े रुख अपनाए और ये कहा कि अब हम टेररिज्म को कंप्लीटली ख़त्म करना चाहते हैं और टेररिज्म जैसे शब्द को ही हम नस्तनाबूद करना चाहते हैं। इसी मुहिम, इसी ध्येय के साथ जो स्ट्राइक की गई और जिस तरीके से जो एक वॉर की सिचुएशन जो आई वो भी हमने देखी। इसकी जितनी बात की जाए, जितनी चर्चा की जाए कम है, क्योंकि ये वो एक ऐसा ऑपरेशन था जो बहुत ज़रूरी था। किसके लिए? टेररिज्म के लिए। हम बार बार अपने इस माध्यम से भी आपको यही कहना चाहते हैं कि हम किसी देश के खिलाफ नहीं हैं, हम सिविलियंस के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हम टेररिज्म को चाहते हैं काउंटर करना और हम उस पर बात करना चाहते हैं। और इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर को हम आज फिर से लेकर आ रहे हैं डीडी बिहार के इस मंच पर और ऑपरेशन सिंदूर के विषय में और डिटेल में खूब सारी बातें जानेंगे। कैसे ये ऑपरेशन किया गया, कैसे हम सीज फायर तक पहुंचे और अभी भी क्या ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सरकार का इस तरफ क्या रुख है, सेना किस तरीके से सोचती है और हमारे जो वीर जवान हैं वो किस तरीके से सोचते हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ गए हैं एक बेहद ही खास मेहमान। तो आइए हम आपका उनसे परिचय करा दें। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं राजगोपाल सिंह, जो कमांडेंट हैं रिटायर्ड सीआरपीएफ से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, और बिहार बिहान के दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी सर, हम चर्चा अभी कर ही रहे थे ऑपरेशन सिंदूर की, उसके बारे में फिर से एक छोटी सी बात जो है वो ज़रूर बताइए, उसकी पूरी पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई बात कि ऑपरेशन सिंदूर वाकई क्यों किया गया। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक युद्ध है आतंकवाद के विरुद्ध। जी। इसकी शुरुआत होती है, जैसा आपने कहा, कि 22/4 से 22 अप्रैल को जो घटना हुई पहलगांव में, जहां पूरे देश से जो पर्यटक घूमने गए थे अपने परिवार के साथ और अचानक ही उनके ऊपर हमला कर दिया गया और इतनी बेदर्दी से उन्हें मारा गया, उनके बच्चों के सामने, उनकी पत्नी के सामने और परिवार के सामने। और सिर्फ किसको मारा गया? तो जितने भी मेल मेंबर्स थे उनको मारा गया, चुन चुन के, और ये चेक करके मारा गया ये किस धर्म से आते हैं। जी। और जितने भी हिंदू धर्म के लोग थे उनको कहते हैं कि हर तरीके से चेक किया गया, यकीन किया गया कि ये हिंदू ही हैं। जी, अश्योर किया गया, एश्योर किया गया। और तभी उन पे गोली चलाई गई और बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक से सर में गोली मारे गए। कोई भी समझ सकता है कितना विभत्स दृश्य रहा होगा उस पत्नी के लिए, उस पिता के लिए, या उस जो माँ है बच्चे के लिए, कि जब उसके सामने ही उसके पिता को या पति को गोली मार दी गई हो, बेटे को गोली मार दी गई हो। आपने वो सीन देखा होगा, एक जो नेवी के अफसर थे जिनके पास वो बैठी उनकी पत्नी जो है वो कितना मार्मिक है वो, और आप समझ लीजिए कि उसका कोई बयान नहीं हो सकता है। और इसका जो है बदला लेने के लिए ये संदेश सब जगह बिल्कुल आग की तरह फैली, क्योंकि निर्दोष थे जी। और कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जो हथियार के साथ गया हो। एक बात समझ में आती है, आप सेना के विरुद्ध लड़ते हो, आप सीआरपीएफ के विरुद्ध लड़ते हो, आप वहाँ के पुलिस के विरुद्ध लड़ते हो, तो बात समझ में आती है। लेकिन पर्यटकों ने क्या बिगाड़ा था आपका? कोई छुट्टी मनाने गया है। जी, कोई छुट्टी मनाने गया है, कोई हनीमून मनाने गया। बेसिकली तो सब लोग हनीमून मनाने गए थे और उनके सामने ही उनके पति को मार दिया गया। और वहीं से शुरुआत होती है। सिंदूर जो है हमारे यहाँ सुहाग की निशानी है। जी जी। मैं वही समझना चाहती हूँ सर कि जैसा आपने कहा कि महिलाओं का सिंदूर उजड़ गया और उसी के खिलाफ ये सारी चीज़ें प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि कब ये तय किया गया कि आज का ही दिन हम चुनते हैं और आज से ही हम अपने तरफ से टेररिज्म को ना कहते हुए युद्ध का आगाज करते हैं। शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी, 22/4 से ही, जिस दिन ये घटना हुई। आपने देखा होगा कि अपने यशस्वी प्रधानमंत्री बाहर थे देश में जी, और वहाँ से अपनी यात्रा जो है वो स्थगित करके, कैंसिल करके और फिर वापस आए।
और एयरपोर्ट से ही उन्होंने मीटिंग लेनी शुरू कर दी। आप समझिए इसकी एजेंसी कितनी थी जी। और वहाँ से आने के बाद बिहार में भी एक मीटिंग हुई, हाँ। जहाँ से उन्होंने इसका संदेश दिया कि अब जितने भी आतंकवाद हैं या आतंकवाद से जुड़े हुए लोग हैं, हाँ। जो इनके प्रायोजक हैं, जो इनके समर्थक हैं, उन सबों को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी। और वही किया। तब से सबको आपने देखा होगा, आर्मी को, नेवी को और जो वायुसेना है हमारी, सबको खुली छूट दी गई कि आप जब चाहें, जैसे चाहें, अपना समय स्थान आप चूज कीजिए और जिस तरीके का भी आपको एक्शन लेना है आतंकवाद के विरुद्ध आप लीजिए। हमारा संकल्प यह है कि हम आतंकवाद को खत्म कर जड़ से नेस्तनाबूद करेंगे। जी। और शुरुआत 22/4 से ही शुरू हो गई थी। जी। सुहागनों की मांग के सिंदूर उजाड़ दिए गए और सिंदूर की पृष्ठभूमि, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि वहीं से बनी, क्योंकि किसी भी स्त्री के लिए सिंदूर जो है वो उसका मान है। जी। जी। उसका पूरा जीवन है। तो उसको उजाड़ देने के बाद, और कोई भी जो है देश का, जो देश की सरकार है या अपने यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सोचा कि अब बस, हाँ। अब नहीं, आगे इस तरीके की कोई घटना हम होने नहीं देंगे। और उसी समय से शुरुआत हुई। जी। आपने देखा होगा कि लास्ट दिन तक, इसको डिसेप्शन कहते हैं, कि लास्ट दिन तक प्रधानमंत्री एक न्यूज चैनल पे जिस दिन सवेरे होना था, उस दिन लास्ट दिन तक न्यूज चैनल पे वो प्रोग्राम दे रहे थे। सवेरे 7 तारीख को कहा गया था कि सब जगह जो है, हाँ। वो प्रोग्राम किया जाएगा, हाँ, लोगों को शिक्षा दी जाएगी, मॉक ड्रिल की जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी, हाँ। मॉक ड्रिल का अभ्यास होगा, पूरा अभ्यास होगा, ताकि किसी को इस बात की, दुश्मन को शक तक नहीं हुआ कि कुछ होने वाला है, हाँ, हमारे, हाँ, हाँ। और प्लानिंग सेना ने बहुत अच्छी तरीके से की थी और आपने देखा कि कितने प्रिसीजन के साथ। जी। जी। हम एक और बात समझना चाहते हैं सर कि इसकी योजना कैसे बनाई गई, पूरी योजना, और योजना के सामने चुनौती क्या थी, ये भी ज़रूर समझना चाहेंगे, क्योंकि जब भी आप कोई योजना बनाते हैं और जब आप इस तरीके के एक वॉर के सिचुएशन में होते हैं तो वहाँ चुनौतियाँ भी बहुत सारी होती हैं। जी, बहुत बड़ी कैसे चुनौती देखते हैं आप उसे? बहुत बड़ी चुनौती थी। इतनी बड़ी चुनौती, आप समझिए कि 2 देश के बीच का मामला है, ये कोई आंतरिक मतभेद का मामला नहीं है, कोई आंतरिक समस्या तो थी नहीं, ये तो बाह्य समस्या थी, ये तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सवाल था। जितने भी इसके प्रायोजक थे वो सारे सीमा से बाहर थे, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना था। इनको तो ढूंढने के लिए चल ही रहे थे, ऑपरेशन शुरू किया गया उसी दिन से और चुन चुन के मारा भी गया। अभी भी कुछ लोग जो है वो इधर बचे हुए जिनके खिलाफ जो है एक्शन चल रहा है जी। लेकिन इन जो प्रायोजक थे उनके लिए बहुत ज़रूरी था। तो इसमें चुनौती ये थी सबसे बड़ी कि सारा विदेश शामिल था, हाँ। हर कोई साथ देगा नहीं देगा, हाँ। कौन जो है, जब युद्ध होता है तो 2 खेमे में बढ़ जाता है पूरा विश्व जो है, हाँ, जी। कुछ एक देश के साथ होते हैं, कुछ दूसरे देश के साथ होते हैं, और कुछ अगेंस्ट में तो आते ही हैं। बिल्कुल। तो ये चीज बताने की जरूरत थी। और दूसरा कि उनके नागरिकों को कोई क्षति न पहुंचे, उनके जो सेना के एस्टेब्लिशमेंट हैं उनको कोई क्षति नहीं पहुंचे। हमारा उद्देश्य सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ था जी। और आतंकवाद से जितने भी रिलेटेड स्थान थे, कैंप थे, उनके खिलाफ था। तो चुनौती बहुत बड़ी थी, क्योंकि ऐसा प्रिसीजन चाहिए कि आपको जहां वॉर करना है वहीं जो है वो सटीक पिन पॉइंट करके, जी, पिन पॉइंट करके वहां पे जो है वो एक्शन लिया जाए, ताकि नुकसान जिसको हम चाहते हैं उसी को पहुंचे। इसके अलावा आपने देखा होगा विदेश मंत्री और सब लोग पूरे देश में उससे पहले ही, हाँ। जो विदेशों में जिनसे संबंध है हमारे, अमेरिका हो, रशिया हो, मित्र राष्ट्र है, उन सबको बताया कि भाई अब हम एक्शन लेंगे,
हमको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए अब हमें किसी का डर नहीं है। चाहे वो, दूसरा एक चुनौती थी कि न्यूक्लियर का ये देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वैसा देश है, तो न्यूक्लियर वार होने का भी खतरा था। ये सबसे बड़ी चुनौती थी ये। लेकिन आप जानते हैं हमारी सेना जो है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ये सबों ने इतना मेटिकुलस प्लानिंग की और सरप्राइज जो कहते हैं जिसको हासिल करना, ये भी एक बड़ी बड़ी चुनौती थी कि हम क्या कर रहे हैं दुश्मन को ये पता नहीं चले। तो उसमें भी हम बहुत आगे निकल गए और बहुत महारत हुई। और अचानक 7 तारीख को, आपको पता है 7 और 8 के दरमियानी रात को 1:05 पे शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर और 1:30 मतलब 25 मिनट का टोटल ऑपरेशन था। और इस दौरान इस प्रिसीजन के साथ मारा गया उनके कैंप्स को, और 9 कैंप तबाह कर दिए गए। और मेन कैंप जहां उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां तैयार किए जाते थे आतंकवादी जो हैं, और उनके जो लीडर्स थे, जो उनके नेता थे आतंकवादियों के, वो भी उसी कैंप में थे। आपने देखा होगा 100 से ज्यादा आदमी मारे गए। लेकिन सबसे बड़ी खासियत कि जिस तरीके से आपने पूछा ना कि चुनौती क्या थी, तो चुनौती को हमने कैसे डील किया, इतना प्रिसीजन था कि 9 के 9 कैंप उड़े और बिल्कुल प्लानिंग के साथ, जैसा हमने प्लान कर रखा था वैसे ही। सर, जब इंटरनेशनल मीडिया आपकी तरफ देख रही होती है, आप विदेश नीति के तहत भी इस तरीके की अगर कोई चीज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली जैसा कि आपने कहा चैलेंजेस तो हैं, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें तो किस तरीके की तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, किस तरीके के वेपन्स का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वो जानना हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम हर तरीके से वेल इक्विप्ड हैं और हम उसका इस्तेमाल भी जानते हैं और समय पर कर भी सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि तकनीक, वेपन्स हर देश के पास है। ऐसा नहीं कि आपके दुश्मन देश के पास नहीं है। बिल्कुल है। हमारे पास है तो उनके पास भी है, और लेटेस्ट तकनीक है दोनों ही देश के पास। सवाल इस बात का है कि हम किस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान करें उनका, हम जो हमने चाहा है। नुकसान से मेरा मतलब ये नहीं कि उनके आम आदमी को हम करें, ऐसा तो हमने, और भारत कभी सोचता भी नहीं है। हम तो वैसे भी पीस को प्रमोट करने वाले लोग हैं। बिल्कुल। तो हमने वैसे ही प्लान किया। आपने देखा होगा लोग चिल्लाने लगे थे बीच में ही कि अब क्या हो गया, 7 तारीख से बैठे हुए हैं, अभी तक कुछ कर नहीं रहा कोई, और कब करेंगे। तो इस तरीके की आवाजें चारों तरफ से उठने लगी। लेकिन सेना जो है इस तरीके से किसी देश के विरुद्ध आदमी या कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती। बहुत सी चीजों का विचार करना पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपनी तकनीक, जो हमारी तकनीक थी, सबसे पहले कि हम पे अगर अटैक हो तो हम किस तरीके से बचेंगे, उसके लिए तैयार की गई। और उसके लिए जो हमारा अपना इंडिजिनस जो डिफेंस मैकेनिज्म था, जो तकनीक थी हमारी अपनी आकाश तीर, और उसके अंदर एक्चुअली पूरा एक सेट होता है जी। ऐसा नहीं कि एक जैसे उन्होंने खड़ा Chu-9 खड़ा कर दिया तो आपने देखा होगा भारत ने उसको भी बाद में खत्म किया, ध्वस्त किया, ठीक है ना। तो हमने वैसा नहीं किया। हमने पहले सोचा, ये जो बीच में 13 दिन लगे हैं, 12 दिन, वो इसी तैयारी में लगे, और इसी तैयारी के साथ पहले हमने अपने देश की सुरक्षा अश्योर किया। और वो सिस्टम जितने थे उसमें S-400 भी शामिल था, उसमें आकाश तीर जो आकाश है वेपन वो भी था, LD-70 जो हमारा है वो भी था, जो एंटी एयरक्राफ्ट गन होता है। जैसे मान लीजिए कि S-4 है तो उसका तो 400 किलोमीटर का रेंज है जी। जरूरी थोड़ी है कि 400 किलोमीटर पे ही है कोई इतना बड़ा, मान लो छोटा सा, जैसे अभी एक आदमी आपने देखा होगा, हम चूंकि पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहते हैं, वो कह रहे थे कि इतने का ड्रोन आया, इतने का मिसाइल मार दिया इन्होंने। तो आप समझिए कि ऐसा नहीं होता। हमको कौन से वेपन को कहाँ मारना है, उन सब की तैयारी हमारे तीनों सेनाओं ने मिलकर की जी। आप
ये मत समझिए, ये एयरफोर्स, आर्मी और जो हमारी नेवी है, वो भी तीनों ने मिलके इस तरीके से प्लानिंग किया कि पहले तो पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा। आपने देखा होगा शुरू में कहा कि हम युद्धाभ्यास करेंगे, है ना? तो युद्धाभ्यास क्या था? वो हम पाकिस्तान को घेर रहे थे। आपने देखा होगा कि हमारी नेवी ने सबसे पहला डिटरेंस किया कि जाके वो अरब सागर में अपना पोजीशन ऐसा लिया जहां से अगर पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करे तो 1971 का याद उसको दिला दिया जाए कि कैसे कराची जो है वो जल उठा था। और अपना सिस्टम तो था ही, पूरा एक मैकेनिज्म था कि मान लीजिए S-400 से छूट गया तो उसके बाद का भी हमारे पास आकाश था, आकाश से छूट गया तो हमारे पास दूसरे भी थे, दूसरे के बाद तीसरा जो लेवल्स थे हमारे, हाँ लेवल्स थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि उन्होंने सैकड़ों ड्रोन, इतनी मिसाइल, उनका मिसाइल गजनी और PL-15 जो है वो सारे जो हैं ध्वस्त किए हम। जी जी। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने बेहतरीन बहुत कमाल इतना बेहतरीन काम किया कि उनके सारे वार को हमने निष्फल कर दिया। उन्होंने ऐसा नहीं, उन्होंने अपनी पूरी जी जान से ताकत लगा के सब चीज जो भी उनके पास था, शाहीन था वो भी चलाया, जी जी जी, गजनी था वो भी चलाया। उन्होंने अपने बेस्ट पॉसिबल्स का बिल्कुल, उनके पास किया। जो भी एडवांस वेपन्स थे उन्होंने सब इस्तेमाल किए। लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था कि उसने आकाश में ही सबको नीचे गिरने नहीं दिया। जी जी जी, सबको सबको आकाश में ही मार गिराया। और ये प्रूफ किया भारत ने कि हम अपनी सुरक्षा जो है अपने आप कर सकते हैं। हमको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। सिस्टम भले आपका हो, लेकिन तकनीक जो है वो हम अपना इजाद करेंगे और अपने ढंग से हम चलेंगे। जी सर, एक और बात आपसे समझना चाहते हैं कि इस ऑपरेशन सिंदूर से अगर हम देखें तो राजनीतिक स्तर पर या कूटनीतिक स्तर पर भी या देश के स्तर पर भी हमने क्या हासिल किया है, ऐसा क्या हमने पाया है? और साथ ही साथ आपसे एक और से जुड़ा हुआ सवाल भी पूछना चाहूँगी कि क्या सुरक्षा में कुछ बदलाव किए गए हैं, सीमा सुरक्षा में पहले से? देखिए, सुरक्षा कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि एक नॉर्म है उसको लीक पे चलना नहीं। समय के साथ बदलता रहता है। जी जी। चूंकि तकनीक जो है वो युद्ध के तकनीक बदले हैं, इसलिए सीमा सुरक्षा के जो तकनीक है वो भी बदले हैं। अच्छा, ठीक है ना? उसी तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम बदले हुए हैं, उसी तरीके से वेपन्स हमारे पास आए हुए हैं जी। तो इस तरीके से है। राजनीतिक का जहां तक सवाल है, हमने अपनी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी तरीके से बताई है उनको, जो भी आतंकवाद के पोषक हैं और जो प्रायोजक हैं और जो आतंकवादी के नेता हैं और जो आतंकवादी हैं, जी जी, उन सबों को हमने बहुत बड़ा मैसेज दिया, बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जी, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और इसी तरीके से हमने साथ का, हम बार बार साथ का क्यों इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि हमारा ध्येय जो था वो जो जिन्होंने हमारी बहनों, माँ बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, उनके खिलाफ डटर पैदा करना था। और उनको हमने सजा देनी थी, एक दंडात्मक एक्शन इसको कहिए। तो ये संदेश किया लोगों में कि भाई भारत दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकता है, एक प्यूनिटिव जो है वो एक्शन भी है, ले सकता है देश के खिलाफ, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन का ही देश क्यों नहीं हो। हाँ, लेकिन यही है कि देश की सुरक्षा के साथ अगर कोई भी चीज़ होती है तो हम उस कॉम्प्रोमाइज़ को कहीं से कहीं तक बर्दाश्त नहीं करेंगे, एंटरटेन नहीं करेंगे। एक और बात आती है सर, जिस पे खूब बात हुई, खूब चर्चा हुई, वो थी सीज़ फायर की। युद्ध विराम क्यों हुआ, इसको लेकर के लोगों में बहुत आक्रोश भी था। लोग कह रहे थे कि इसकी क्या ज़रूरत थी, अब तो हम इतना आगे बढ़ चुके थे, इतना आगे निकल चुके थे कि अब पीछे आने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इसी में ये जो सारी चीज़ें हैं, चूँकि ये राजनीतिक भी हैं, थोड़ी कूटनीतिक भी हैं, तो इस पर भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि सीज़ फायर हमने क्यों किया। बिल्कुल, बहुत अच्छा और माकूल सवाल है आपका, क्योंकि आजकल यही सवाल सब जगह पूछे जा रहे हैं कि भाई सीज फायर क्यों हुआ। तो मैं ऑपरेशन सिंदूर
के विषय में जैसे हम लोग शुरू से चर्चा कर रहे हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था? जी। जो लोग पूछ रहे हैं कि क्यों सीज फायर कर दिया, ठीक है, हुआ नहीं हुआ इस बात पे बाद में आऊंगा मैं जी। तो जो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई सीज फायर क्यों किया, तो कोई भी आज एक प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है ना? एक उद्देश्य है। तो सिंदूर का भी एक उद्देश्य था कि हमने उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने हमारे माँ बहनों के सिंदूर को उजाड़ा है, उनके खिलाफ एक्शन, एक दंडात्मक एक्शन लेना है और उनको एक मैसेज देना है कि कोई भी आप इस तरीके का टेरर का एक्ट करते हैं तो वो हम वार ही समझेंगे। आप उसको, आप ये ना समझिए कि हम बिल्कुल छोड़ देंगे उसे, और हम उतना ही आनुपातिक बोलते हैं ना, हाँ। आपने सुना होगा, तो आनुपातिक रूप में ही आपने देखा होगा कि हमने कैसे जो स्केलेटिंग लैडर बोलते हैं कि हमने 7 को किया और फिर मैसेज दिया, ठीक है जी। थोड़ा सा समय लूंगा मैं इसमें, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है कि 7 को हमने ये किया और फिर बताया, जिसके ऊपर ये चल रहा है कि सीज फायर क्यों हुआ। इन्होंने एक अभी एक और नैरेटिव चल रहा है कि विदेश मंत्री ने हमारे ये पहले बता दिया कि वहाँ जो है हम एक्शन लेने वाले यहाँ पे, तो वहाँ से लोग भाग गए। मतलब ये सब कोरी कल्पना और झूठ बात है, बिल्कुल झूठ बात है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। हमने क्या किया, ये एक एक्शन लिया। सिंदूर का जो हमारा उद्देश्य था कि भाई हमने आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेना है और हमने 9 कैंपों को बर्बाद करके उनके 100 से ज्यादा, आपने देखा होगा बड़े बड़े, जो अब्दुल रऊफ है जो कि IC 814 का हाईजैक का था, वो मारा गया। एक से एक आतंकवादी उसमें जो है वो थे, वो मारे गए। और इतने ही, अगर मारे नहीं जाते तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का पूरा महकमा, पूरा आर्मी, पूरा उनका प्रेसिडेंट, उनका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब शामिल थे जी। और सबकी बौखलाहट भी नजर थी। और जितने ताबूत थे आतंकवादियों के, सबके ताबूत पे जो है वो पाकिस्तान का झंडा था जी जी। तो ये प्रूफ कौन कर रहा है कि भाई आतंकवाद, पाकिस्तान तो खुद बोल रहा है कि हम में और आतंकवादियों में कोई, हमारे यहाँ कोई आतंकवादी हो, मान लीजिए या कोई मिस्क्रिएंट हो, उसको कोई स्टेट फ्यूनरल देगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। तो स्टेट फ्यूनरल देने के लिए उनके सारे थे, सबके मैसेज आए, सबके फूल आए हैं उसके, ठीक है, सबके वीडियोज आए हैं। तो ये बात तो आप खुद ही प्रूव कर रहे हो। जो हम कह रहे हैं, लोगों को 3 दशक हो गए हम लोगों को बिल्कुल आतंकवाद से जूझते हुए। 89 से, अगर हम खाली कश्मीर की बात करें, अदरवाइज तो 47 से चल रहा है ये। जब हम आजाद हुए थे उसके बाद से भी हमने कभी चैन नहीं लिया है। उस समय भी कबाइलों के हमले हुए, 62 का हमला हुआ चीन का, 65 का हुआ, बीच में 56 का भी हुआ था जिसका कोई जानता नहीं आदमी। ये सारी, हम कभी बैठे नहीं, हमको चैन से किसी ने बैठने नहीं दिया। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये पूरा पिछले पूरे सालों का एक, आप समझिए कि जो बैठा हुआ था अंदर। और हम जितने टॉलरेंट थे सर, वो जो एक मैसेज जो हम देते हैं एज अ कंट्री कि हम एक टॉलरेंट कंट्री हैं, लेकिन हमने भी अब ये समझा कि इस तरीके के इंटॉलरेंस को अब हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। इसमें हम किसी आम आदमी के खिलाफ तो है नहीं, हम तो उनके खिलाफ हैं। बोलते हैं कि जब हनुमान जी से पूछा लोगों ने कि भाई, रावण ने पूछा कि जब वहाँ की अशोक वाटिका उजारी, तो रावण ने पूछा कि भाई तूने मारा क्यों? चलो फल खाया, अच्छी बात है, ठीक है, तूने मारा क्यों इनको? बोला भाई मैंने नहीं मारा, जिन्होंने मुझे मारा, जे मोही मारा तिनमें मारा। तो जिसने मुझे मारा उसको मारा। तो ये खिलाफ वैसे ही था, हनुमान जी की तरह ये था। सिंदूर आप जानती हैं, हनुमान जी के पूरे बदन पे सिंदूर ही रहता है, जी, जी। तो उससे भी रिलेट करके देखिए। और जिस तरीके से एयर फोर्स ने कार्रवाई की है, वो मारुति नंदन से भी जोड़ के देखिए इसको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, सुबह सवेरे का आपने इतना इम्पोर्टेंट वक्त हमारे लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और आप सभी से ये जानना चाहती हूँ कि कई बार आप
अपने ही शहर को थोड़ा कम जानते हैं। और ये मुझे महसूस हुआ है, अभी कल ही महसूस हुआ है कि मैं जब इस तरफ एग्जीबिशन रोड की तरफ से आ रही थी तो अब वहाँ एक जाम की स्थिति बन गई और किसी ने कहा कि आप कचनार गली की तरफ से क्यों नहीं चली जाती हैं। अब मैं उस रास्ते से हमेशा गुजरती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस गली का नाम क्या है। ऐसे ही आप अपने शहर को बहुत कम जानते हैं और जहाँ हम रहते हैं उसको अगर हम नहीं जानते हैं तो इससे बुरी दूसरी कोई बात नहीं हो सकती है। तो मुझे भी थोड़ी सी शर्म हुई कि भाई ऐसा क्या हो गया कि हम अपने ही शहर को कम जान रहे हैं या अपनी ही गलियों को कम जान रहे हैं, उनकी संस्कृति के बारे में कम जान रहे हैं, विरासत को नहीं समझ रहे हैं, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं जान रहे हैं। तो आज हमारी यही कोशिश है कि हम पटना में, मूलतः पटना सिटी जो यहाँ का मूल रहा है, उसके विषय में आज हम बात करेंगे और थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक क्या क्या चीज़ें हैं जो समय समय पर बदली, जो कि हमारे लिए विरासत है। और इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में जो मौजूद हैं वो पटना के नहीं, वो पटना सिटी के वासी हैं। और एक वासी जब वहाँ अपने ही लोगों के बारे में, अपनी ही जगह के बारे में जब आपको बताना शुरू करता है तो वो उस नॉस्टैल्जिया में पहुंच जाता है और वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहां से उसे वापस लेकर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम उसमें गोते लगाने के लिए अब तैयार हैं और हम पटना सिटी के इतिहास के विषय में उनसे जानेंगे, एक इतिहासकार के रूप में नहीं बल्कि एक बासिंदे और एक वासी के रूप में उनसे जानना चाहेंगे। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं उनका। और हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं मोहम्मद मोइजुद्दीन साहब, जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं बिहार सरकार में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत नमस्कार रचना जी और सभी दूरदर्शन के सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। पटना सिटी की गलियों में खूब घूमेंगे सर, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आपकी शुरुआत कैसे हुई और आपका पटना सिटी से कैसे लगाव है। रचना जी, मैं पटना सिटी का निवासी हूँ मूल रूप से, और हमारा बचपन, लालन पालन, शिक्षा दीक्षा सभी पटना सिटी में हुई है। तो पटना सिटी मेरी कर्मभूमि है और मैंने ज़िंदगी के अब तक के समय पटना सिटी में गुजारा हूँ और बहुत मैं आनंदित होता हूँ। सर, ये भी आपसे एक जानना चाहते हैं कि जब भी अगर हम किसी शहर की बात करते हैं तो थोड़ा सा प्राचीन काल में जाना चाहूँगी, थोड़ी उसकी स्थापत्य कला के विषय में भी जानना चाहूँगी। कब ये शहर बना और क्यों ये उस समय का सबसे महत्वपूर्ण शहर हो गया? कई सारे नाम भी हैं इसके, उसके विषय में भी ज़रा बताइए। रचना जी, पटना सिटी और पटना, इसका 2500 साल पुराना इतिहास है। अच्छा। गौरवशाली इतिहास है। 2500 वर्षों का इतिहास है और इसे विभिन्न कार्यकाल में, विभिन्न युग में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इसे पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद और वर्तमान का आधुनिक पटना। तो पटना पाटलिपुत्र ये मगध साम्राज्य की राजधानी रही है और मौर्य, पाल, गुप्त आदि साम्राज्यों का ये प्रशासन का केंद्र रहा है और इसकी बड़ी समृद्ध इतिहास है। और पटना, पुराना पटना या पाटलिपुत्र, इसके सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि इसकी काफ़ी व्यापक है। सर, जैसे ही हम पटना सिटी की तरफ बढ़ते हैं तो एक संस्कृति में भी बदलाव नज़र आता है और एक गंगा जमुनी तहजीब जो है वो वहाँ नज़र आती है और जो वहाँ के जो ऐतिहासिक जो स्थल हैं या फिर वहाँ की जो इमारतें हैं वो भी उस तहजीब के विषय में हमें बताती हैं। ज़रा हम भी चाहेंगे कि आप उस गंगा जमुनी तहजीब की चर्चा ज़रूर करें हमारे दर्शकों से। रचना जी, पटना सिटी, पाटलिपुत्र, पुराना पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना सिटी, ये इसके गली गली और मोहल्ला मोहल्ला में जो सामाजिक समरसता है और वो बड़ा प्राचीन है। इसकी मट्टी में, कण कण में इसकी सामाजिक समरसता है, एकता है, अखंडता है, भाईचारा है। गंगा जमुनी तहजीब का ये शहर गहवारा है और बरसों से, सदियों से, ये आज का इतिहास नहीं है, सदियों से लोग काफ़ी घुल मिल कर एकदम बिल्कुल एक साथ रहते चले आए हैं।
सर, इसके ऐतिहासिक स्थलों और इमारतों की चर्चा करें तो उसे आप कैसे देखते हैं, और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो मुझे लगता है आज की जनरेशन को ज़रूर जाना चाहिए, देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐतिहासिक स्थलों में जो प्राचीन स्थल है कुम्हरार में, ये जो भारत सरकार के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसको संरक्षित कर रखा है, वहाँ पर आपको मौर्य शासन काल का वो भग्नावशेष वहाँ है, वहाँ की सारी कृतियाँ हैं, जिसे देख करके इसके इतिहास की भव्यता का अंदाज़ा लग सकता है। और आपको ज़रा टोकना चाहूँगी सर, मैं ये समझना चाहूँगी कि कहाँ से हम पटना सिटी की शुरुआत मानते हैं? क्या कुम्हरार से मानते हैं कि उसके ज़रा और पहले से भी मानते हैं? इतिहासकार के अनुसार ये पटना पुराना पाटलिपुत्र ये पूरब दरवाज़ा और पश्चिम दरवाज़ा के बीच में बंद था। अच्छा। और ये चारों ओर से इसमें लगभग 64 दरवाजे हुआ करते थे। अच्छा। और चारों ओर से एक मजबूत दीवार से ये घिरा हुआ था। और पुराना पाटलिपुत्र में बहुत दूर तक इसका क्षेत्र रहा है। वर्तमान का मगध का इलाका, बिहार शरीफ का इलाका, ये सब का सब पाटलिपुत्र में था। अच्छा। और ये तीन तरफ से 3 नदियों से गिरा है, गंगा, सोन, पुनपुन, इन 3 नदियों से गिरा है। और पूरे भारतवर्ष में इसका इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। ऐतिहासिक स्थलों पर थे सर अभी हम, जिसमें से अभी आप जिक्र कर रहे थे कुम्हरार का, उसके बाद कुछ और ऐसी जगह जो आप बताना चाहते हैं जहां मुझे लगता है कि आज के जनरेशन के बच्चों को ज़रूर जाना चाहिए? ज़रूर। तख्त हरमंदिर साहब ये 10वें सिख गुरुओं का जन्म स्थान है। और इसके अलावा बहुत सारे मुग़ल कालीन और मौर्य कालीन और गुप्त कालीन की बहुत सारी इमारतें हैं। मस्जिद है, मंदिर है, देखने योग्य है। पत्थर की मस्जिद जो है ये जहांगीर के पोते परवेश शाह ने बनाया था। अच्छा। उस तरह से आप अगर हाजीगंज के इलाके में जाएंगे तो वहाँ गंगा के किनारे बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं। और ये सब इमारतें जो हैं वो इस शासनकाल का जो भव्य शासनकाल था, जो भारत का स्वर्णिम इतिहास जो कहा जाता है गुप्त पीरियड को, वो सब यहीं परिलक्षित होता है। जी जी सर, अभी आप जिक्र कर रहे थे तख्त श्री हरिमंदिर साहिब का या पत्थर की मस्जिद का भी अभी आप जिक्र कर रहे थे। धार्मिक पृष्ठभूमि से देखें तो जैसा कि अभी आप चर्चा भी कर रहे थे, हम गंगा जमुनी तहजीब के मानने वाले लोग हैं, उसे आप वहाँ और कैसे देखते हैं? क्योंकि कई सारे शक्तिपीठ भी हैं वहाँ पर, तो ये सब कुछ एक साथ मिलकर के जो एक खूबसूरत चीज़ बन रही है, उसे आप कैसे देखते हैं और आपको क्यों लगता है कि उसके विषय में लोगों को जानना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, पटना सिटी में पटन देवी है, छोटी पटन देवी, बड़ी पटन देवी, ये आस्था का केंद्र है। और इसकी काफ़ी प्राचीन इसका इतिहास है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे सूफी संतों की मज़ार है। अच्छा। इसके अतिरिक्त बहुत सारे मंदिर है, पूजा स्थल है। और रचना जी, इतिहास की पृष्ठभूमि में जाने पर बौद्ध धर्म के भी जो अवशेष यहाँ पे कुम्हरार में हैं। और पहला जो प्रथम बौद्ध परिषद की बैठक हुई थी वो इसी पाटलिपुत्र में हुई थी। अच्छा। उसके अतिरिक्त पादरी की हवेली में प्राचीन चर्च है, ईसाई धर्म से संबंधित प्राचीन चर्च है, जहाँ पूरे विश्व से लोग आते हैं। तो इस तरह से सभी धर्मों का वहाँ पर समागम है। और अखंडता में, विभिन्नता में एकता है। ये पूरे भारतवर्ष में अगर देखना है तो ये पटना सिटी इसका खूबसूरत उदाहरण है। जी, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जो भी रिलीजन है वो सब एक साथ और इतनी खूबसूरती से एक साथ रह रहे हैं, घुल मिल करके रह रहे हैं। सर, हम जब भी किसी शहर को देखते हैं तो हम सिटी एरिया को ज़रूर देखना चाहते हैं क्योंकि वही पुरानी है।
ऐतिहासिक धरोहरों पर अभी हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें आपने बहुत सारे जगहों का नाम लिया। कुछ ऐसे भी धरोहर हैं क्या जो छूट गए हैं या जो लोगों की नज़र से कहीं गायब हैं? वो हैं तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन लोग बहुत कम जान रहे हैं क्योंकि शायद उसकी ब्रांडिंग भी कम हो रही है। हाँ, ऐसे बहुत सारी इमारतें हैं पटना सिटी के अंदर जिसका व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, लेकिन भारत सरकार ने उसको संरक्षित रखा है। अच्छा। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित है। वो पटना सिटी के विभिन्न इलाके में है, उन सब का भ्रमण करना चाहिए और लोगों को अपने इतिहास को जानना चाहिए। सर, कोई महल, कोठी या सराय, इस तरीके की कोई चीज़ ऐसी है कुछ खास जो ज़रूर देखनी चाहिए लोगों को? बिल्कुल। देखिए, सराय तो एक मोहल्ला का नाम भी पटना सिटी में है। अच्छा। जो मुग़ल दौर में वो सराय यात्रियों के लिए ठहरने का स्थान हुआ करता था। और जलान म्यूज़ियम वो काफ़ी प्रसिद्ध है, जो ठीक गंगा के किनारे है, बल्कि उसके जो स्तंभ हैं वो गंगा में है, उसका नींव जो है गंगा में है, तो वो भी म्यूज़ियम देखने योग्य है। और वहाँ पर ब्रिटिश पीरियड में भी वायसराय और ब्रिटिश राज के बड़े बड़े लोग वहाँ आके देखा करते थे। आज भी वो आकर्षण का केंद्र है। जी सर, कई सारे वंशों की आपने चर्चा की, आपने अभी अंग्रेज़ों की भी चर्चा की। हम गंगा के किनारे रहने वाले लोग हैं, तो अगर व्यापार की पृष्ठभूमि से देखें, आर्थिक पृष्ठभूमि से देखें, तो कैसे ये बहुत ऐतिहासिक रहा है और आज भी ये इतना ऐतिहासिक क्यों बना हुआ है? जी हाँ, बहुत सही कहा आपने। व्यापार के दृष्टिकोण से और ट्रेड एंड कॉमर्स के दृष्टिकोण से पटना सिटी उत्तर बिहार का एक सबसे बड़ा व्यापार केंद्र था। अच्छा। और पटना घाट से गंगा नदी के रास्ते पूरे भारतवर्ष में ट्रेड और बिजनेस हुआ करता था। अच्छा। और भारतवर्ष नहीं बल्कि विदेशों से भी व्यापार हुआ करता था। बड़ी बड़ी मंडियां आज भी हैं, उसके मारूफगंज, मंसूरगंज, जो बिहारी नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी खाद्यान्न मंडियों में से एक है। तो व्यापार के दृष्टिकोण से भी पटना काफ़ी प्रसिद्ध था और यहाँ व्यापार का केंद्र था। और खाद्यान्न के लिए तो लोग कहते भी हैं सर कि जो कहीं नहीं मिलता है वो पटना सिटी में तो ज़रूर मिल जाएगा, आप वहाँ जाइए। सर, अगर हम बात थोड़ी सी अब शिक्षा की करें, तो किस तरीके से शिक्षा का ये हब रहा है? कितने पुराने वहाँ स्कूल्स रहे हैं या फिर कौन कौन से ऐसे पुस्तकालय रहे हैं जो लोगों को विजिट करना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी अग्रणी रहा है पटना सिटी। पटना सिटी का MEE स्कूल 1881 का स्कूल है। अच्छा। और उसके अलावा पटना सिटी जो मंगल तालाब के पास है वो भी काफ़ी प्राचीन है। इस तरह से स्कूल में उसके अलावा बहुत सारे पाठशाला, मदरसे पुराने हैं और ये शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी इसकी अग्रणी भूमिका रही है। कुछ पुस्तकालयों का जिक्र करना चाहेंगे सर? हाँ, वहाँ पे पुस्तकालय मंगल तालाब के पास पुस्तकालय हितैषी पुस्तकालय। अच्छा। काफ़ी प्राचीन पुस्तकालय है। उसके बाद ये हमारा ओरिएंटल ये जो खुदाबख्श लाइब्रेरी है। हाँ। ये तो विश्व में ओरिएंटल स्टडीज़ के लिए और पांडुलिपि के दृष्टिकोण से विश्व में बहुत ही प्रख्यात लाइब्रेरी है। और बड़े बड़े विद्वान आज भी विदेशों से यहाँ भ्रमण करते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं। जी जी। सर, अब थोड़ा सा गलियों की तरफ चलते हैं। अब ज़रा घूमने की बात करते हैं। कौन कौन सी पटना सिटी की ऐसी गलियां हैं जो बहुत प्रोमिनेंट गलियां हैं जिनके बारे में लोगों को जानना चाहिए? और उसी से जुड़ा एक और सवाल है कि हम थोड़ा सा खान पान पे भी आएंगे, लेकिन पहले गलियों में घूम लेते हैं। देखिए, गलियों का जाल है पटना सिटी में और हर गली अपने इतिहास की गवाह है। और जैसा सदर गली उदाहरण स्वरूप है, और ये अशोक राजपथ आप जानती हैं। उसके बारे में भी हम जरूर जानना चाहेंगे। राजपथ आप जानती हैं कि वो किसी भी शासनकाल का सबसे मुख्य सड़क माना जाता है। तो ये अशोक राजपथ ही मुख्य सड़क था उस जमाने में। अच्छा। है ना, ये कोई बाईपास वगैरह नहीं था, अशोक राजपथ ही था। और ये अशोक राजपथ से सीधे यहाँ से
पूर्व दरवाज़ा तक जो आज मारूफगंज और मां सलामी का इलाका है, दीदारगंज का इलाका है, वो पूरा दरवाज़ा तक अशोक राजपथ जाता है। और उसके अगल बगल दोनों साइड, उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ गलियों का जाल है। और जिसमें एक सदर गली है, सदर गली का मतलब मेन गली, हाँ, सदर गली है, हरमंदिर गली है, बहुत सारे कचौड़ी गली है, पकौड़ी गली है, फुलौड़ी गली है, गली ही गली है। जी। और सब गली जो है अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है, उसकी अपनी एक इतिहास है। जी जी। और उन सकरी गलियों की भी बड़ी खूबसूरत अपनी कहानी है और उनका अपना इतिहास है। अब थोड़ा खान पान की तरफ भी ज़रूर चलना चाहेंगे। क्या कुछ ऐसा ख़ास है जो वहाँ मिलता है जो लोगों को ज़रूर चखना चाहिए? वर्तमान में तो खुरचन बहुत प्रसिद्ध है, हाँ, वहाँ का, जो कि विदेशों में भी ले जाते हैं खुरचन, है ना। ये तख्त हरमंदिर साहिब के पास ही बिकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त वहाँ की कचरियाँ, वहाँ की घुंगनी, वहाँ की फुलौड़ी, वहाँ का तिलकुट, वहाँ का खाजा, ये काफ़ी प्रसिद्ध खान पान है। और रचना जी, मैं बताऊँ कि आज भी पटना सिटी में उचित मूल्य पर बेहतरीन ये सारे नाश्ते के सामान, ये जो मैंने बताया है, वो मिल जाती है। उसकी विशेष पहचान है, वो उसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। जी बिल्कुल। और सुबह नाश्ते का वक्त भी हो रहा है, तो आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगी सर, लास्ट 30 सेकेंड्स में, वर्तमान में आप इसको कैसे देखते हैं? वर्तमान में पटना सिटी काफ़ी वाइब्रेंट है, सक्रिय है। और इसके जो विद्वान वहाँ से हुए हैं, शायरों, पोएट, कवियों का असल रहा है। आज भी वहाँ उसी तरह से वो रची बसी है, अपने इतिहास को रिपीट कर रही है। आज भी वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, आज भी वहाँ शेर व शायरी की नशिश होती है। और आज भी वहाँ पेंटर हैं, स्कल्प्टर हैं, चित्रकार हैं। और हर मोहल्ले में आपको एक शायर, एक कवि मिल जाएगा, एक इतिहासकार मिल जाएगा, एक साहित्यकार का अपना इतिहास रहा है। पटना कलम का अपना पटना कलम का इतिहास है। दामोदर प्रसाद अम्भस वहीं से के थे। अच्छा। जो पटना स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर के संस्थापक थे, जिनकी फ्रांस में एग्जीबिशन लगी थी। उस तरह से काफ़ी विद्वान लोग, शायरी का जगह बात करें तो शाद अज़ीमाबादी जो गज़ल का बादशाह कहलाता है, उसकी पैदाइश वहीं है, उसकी मज़ार भी वहीं है। इस तरह से गंगा जमनी तहजीब का बहुत ही सुंदर गहवारा है, जीता जागता उदाहरण। जीता जागता उदाहरण। जी जी। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे शहर के विषय में और हमारे शहर से ही हमें रूबरू कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगली सुबह 8 बजे आप हमारा फिर से ऐसे ही इंतजार कीजिएगा। बिहार बिहान लेकर हम वापस आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।